Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 25 for class 9 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस के बारे में। तो जब हम लोग बात करते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने उन तमाम स्टेप्स के बारे में आपको एक दफ़ा दोबारा से समराइज़ किया था कि जो कि वो स्टेप्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट हो सकता है, हाइपोथेसिस कब थ्योरी और फिर फाइनली लॉ या प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन, पहले उसको सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन की गई जिसमें आप लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस की गई, फिर डिडक्शंस हुई, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट हुई, एक्सपेरिमेंट के बाद जो है आपने अपने डाटा को समराइज़ करना है। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बायोलॉजी के फील्ड के अंदर अगर आप चलते हैं तो जब या किसी भी साइंटिफिक फील्ड के अंदर आप चलते हैं, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप अपने रिज़ल्ट्स को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। अब रिज़ल्ट को समराइज़ जो है 2 स्टेप में किया जाएगा, उसके लिए 2 स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से है। अगर आप नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी 100 सैम्पल की पॉपुलेशन पे या 50 सैम्पल की पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो ये दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लिटरेचर रिव्यू और उसके हिसाब से आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर डाटा ऑर्गेनाइजेशन तो आ जाएगा पर डाटा एनालिसिस नहीं आएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बाद ये एक ऐसा स्टेप है दोनों जो कि एक्सपेरिमेंट और समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट इन दोनों के दरमियान में आते हैं। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। जब तक डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस नहीं होगी। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास जो डाटा आएगा वो रॉ फॉर्म में होगा, वो आपके पास आप जब उसे नोट डाउन कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में मेंशन नहीं है। आपने अपने डाटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि आप समराइज़ करने के बाद अगर आपका डाटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, आपने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव किया है, तो ऑब्वियसली आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो आप जिसको भी अपने जब साइंटिफिक सोसाइटी को या अपने आप आगे रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे तो रिजल्ट्स का प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे कैन बी रिजेक्टेड। तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा हम कहते किसे हैं, हम कह रहे हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस। तो इस चीज़ को समझने के लिए डाटा ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, डाटा एनालाइज कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा है क्या। ये आपकी बुक में पेज नंबर, इंग्लिश बुक में पेज नंबर 27 पे है और आपको इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेना चाहिए। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को हम लोग डाटा कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन हो सकती है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि नेम्स हैं, डेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एंड दिस इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग डाटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन कोई भी रैंडम नहीं आप पिक कर सकते। आपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन ली, आपने एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन ली है, सिर्फ उसी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसी को अपने डाटा में ऐड करेंगे। रैंडमली विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट ऑब्जर्वेशन आप डाटा यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते उसको। तो डाटा की हमारे पास आ गई डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास है कि अब हम ये समझे कि व्हाट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं। जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, जब हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं और उसको फिर टेस्ट करते हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं वो उससे हाइपोथेसिस से पहले हमारे पास आता है स्टेप ऑब्जर्वेशन का। तो जो साइंटिस्ट हैं दे कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ऑब्जर्वेशन में वो क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द या जिस भी टॉपिक के ऊपर वो देखना चाह रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखना चाह रहे हैं, वो उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे और फिर उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि उस डाटा की मदद से हाइपोथेसिस को बनाया जा सके। अगर डाटा होगा रैंडम फॉर्म में तो वो हाइपोथेसिस उसका जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा,
हाइपोथेसिस प्रॉपर नहीं बनेगा और आपका डाटा उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा। सो बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो साइंटिस्ट है वो अपने डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे, उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करे और उसका क्या कलेक्शन मेथड थे वो भी डिस्क्राइब करे, जो कि एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेंगे। साइंटिस्ट ने किन मेथड्स का इस्तेमाल किया था कि वो इन डाटा को कलेक्ट कर सका था। सो इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप ये प्रॉपरली हर चीज़ को नोट डाउन करके रखेंगे तो इसका मतलब है आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आगे कल के आपका अगर आपका सक्सेसफुल रहता है, आप आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी क्वालिटी को बेहतर बना रहे हैं बाय डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। आप डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप उसके टेबल्स बना सकते हैं, आप उसके ग्राफ्स बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप मैप्स बना सकते हैं, आप डायग्राम्स बना सकते हैं। ये डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइज का मतलब है कि आप डाटा को इस तरह से इस फॉर्म में लेके आएँ कि वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे और ज़्यादा डाटा थोड़ी सी जगह में कवर हो जाए, ताकि पढ़ने वाले के लिए जो डाटा को ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो आपने नोट डाउन किया उसको स्टडी कर रहा है, उसके लिए भी आसानी रहे, उसका टाइम भी बचे, उसके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, बोरिंग ना हो और उसके लिए थोड़ी सी जगह में, थोड़ी सी स्पेस में ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, ताकि उसके लिए वर्क करना इजी रहे। इसके बाद ये हो गई डाटा ऑर्गेनाइजेशन कि आपने प्रॉपर किसी फॉर्मेट के तहत आपने अपने डाटा को लेके ऑर्गेनाइज कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है दैट इज़ डाटा एनालिसिस। डाटा को एनालाइज करना है। तो ये डाटा एनालाइज किस तरह से होगा, इसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स लगते हैं कि आप अपने डाटा को प्रूव कर सकें, डाटा की मदद से प्रूव कर सकें या फिर डिसप्रूव कर सकें अपने हाइपोथेसिस को या फिर अपने एक्सपेरिमेंट को। सो इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हम लोग डाटा एनालिसिस के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। आज के दौर में हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिनको आप लोग जस्ट कमांड दे दें, अपना डाटा एंटर करके आप उनको कमांड दे दें कि ये स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर लगानी है, ये इसके ऊपर एनालिसिस लगानी है। वो सॉफ्टवेयर आपको खुद ही से सारे ग्राफ्स, डायग्राम्स, एनालिसिस करके खुद ही से सारा रिज़ल्ट या एक टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में, जिस तरह का आप उसको कमांड देंगे उस तरह से वो पूरा डाटा प्रेजेंट कर देगा आपके सामने। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसमें हम लोग बात करते हैं रेशो और प्रोपोर्शंस की। मोस्टली हम लोग यहाँ पे डाटा को, जब डाटा एनालिसिस होती है तो यहाँ पे बात हो रही होती है डाटा की रेशो और डाटा के अंदर मौजूद डिफरेंट प्रोपोर्शंस की। सो व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, जैसे कि नंबर ए है एंड नंबर बी है, आप जब इनके रेशो को एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्वोशिएंट की फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू अनदर। यानी कि अगर आप या तो इस तरह से लिखें ए ओवर बी या बी ओवर ए, तो आप यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं रेशो की बिटवीन द टू नंबर्स। सो रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन साइन, या फिर आप यहाँ पे इस तरह से रेशो का साइन जो कोलोन है उसकी मदद से भी रेशो को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मलेरियल पेशेंट की नॉर्मल पेशेंट से रेशो बतानी है तो आप उसको लिख सकते हैं, जैसे मलेरियल पेशेंट थे 50 और नॉर्मल पेशेंट थे आपके पास 150, तो आप ये डिवीजन के साइन से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे 50/150 भी आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप प्रॉपर रेशो निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1:3। आप इस तरह से रेशोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 50 और 150 जो पेशेंट्स हैं उनकी जो रेशोज़ हैं या डाटाज़ हैं, नंबर्स हैं, आप उनको सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं जो डाटा को एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, कंफ्यूज फॉर्म में लेके आ जाए। तो आप यहाँ पे डाटा एनालिसिस लगाएंगे जिसके अंदर आपका डाटा वेल प्रेजेंटेड हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, आपको आइडिया लग जाएगा बगैर, विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज एंड विदाउट क्रिएटिंग मच कन्फ्यूजन। सो यहाँ पे जो प्रोपोर्शंस हैं इसका मतलब क्या है। रेशो को तो मैंने आपको बता दिया है कि आप रिलेशन बताते हैं दो नंबर्स के एक दूसरे के साथ। जब प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टू जॉइन टू इक्वल प्रोपोर्शंस बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं A/B इज़ इक्वल टू C/D। अब आपके पास 4 नंबर्स हैं A, B, C और D। आप इनके दरमियान का रिलेशन देखना चाह रहे हैं तो आप प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपके पास 4 नंबर्स हैं तो यहाँ पे रेशोज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि रेशो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होगा। और या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, या फिर आप प्रोपोर्शन को इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, इक्वल की साइन पे की जगह पे डबल ये कोलोन आ जाएंगे, डबल रेशो का साइन आ जाएगा। तो आप प्रोपोर्शंस को इस तरह से भी
मेंशन कर सकते हैं। जब 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर नोन, जो फोर्थ वन होगी, अगर आपके पास ए बी सी और सी की वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं, डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो डी को आप एक्स से लिख सकते हैं। ये आप मैथ्स में चल के सीखेंगे, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही लॉज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नोट किया था कि उन्होंने मॉस्किटोज़ को 20 स्पैरोज़ को बाइट करने के लिए मतलब प्रोवाइड किया था, जिनमें से 14 बीमार हो गई थी। तो यहाँ पे अब आपने रेशो निकालनी है। तो पहली रेशो हमारे पास जो थी, यहाँ पे फर्स्ट रेशो क्या है, जो उन्होंने प्रायर एक्सपेरिमेंट किया था। प्रायर एक्सपेरिमेंट में देयर वर 20 टोटल स्पैरोज़ जिनको मलेरियल जो मॉस्किटोज़ थे उन्होंने बाइट किया था। आउट ऑफ देयर वर टोटल स्पैरोज़ 20, और उनमें से जो 6 स्पैरोज़ हो गई थी आफ्टर मतलब जो जिनके ऊपर मलेरियल अटैक आया था 2014। तो फर्स्ट जो हमारे पास रेशो आती है फर्स्ट केस में, दैट इज़ 14:20, मीन्स के 14 स्पैरोज़ आउट ऑफ 20 हेल्दी स्पैरोज़ जो थी वो इन्फेक्टेड थी मलेरिया से। अब सेकंड में आपके पास जो रेशो है उसमें कहते हैं कि टोटल आपके पास पहले केस में टोटल 20 स्पैरोज़ थी, सेकंड केस में टोटल आपके पास 100 स्पैरोज़ हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि 100 में से कितनी स्पैरोज़ जो थी वो बीमार होंगी अगर आपने मलेरियल मॉस्किटो ने 100 स्पैरोज़ को बाइट किया है। तो आउट ऑफ 100 स्पैरोज़ कितनी स्पैरोज़ बीमार होंगी, तो हम लोगों ने ये प्रोपोर्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है और एक्स मेंशन करना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो कितनी स्पैरोज़ बीमार होंगे आउट ऑफ 100 हमें उसकी वैल्यू का नहीं अंदाज़ा। तो हम लोग इसकी प्रोपोर्शन किस तरह से लिखेंगे, हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे 14:20, देन प्रोपोर्शन x रेशो 100। जब इसको सॉल्व करने लगेंगे देन वी कैन राइट इट एज 14/20 इज इक्वल टू x/100। हम इस टर्म को यूज़ करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 100, देन x इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 70। सो इट मीन्स कि यहाँ पे 70 स्पैरोज़ विल गेट सिक आउट ऑफ 100 टोटल स्पैरोज़। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रीवियस डाटा को यूज़ करके नए डाटा के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर एनालिसिस लगा सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी स्पैरोज़ बीमार हो सकती हैं। सो यहाँ पे इस तरह के डिस्कशंस के बाद ये जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं, इनके बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर दस अ मीन ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ अ मीन वैल्यू, कि हम लोग मीन वैल्यू की मदद से हम पूरा अपने डाटा को समराइज़ कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेप से पहले जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, डाटा कलेक्ट किया था, ऑब्जर्वेशन की थी, डाटा कलेक्ट किया था, इससे पहले आपके पास जितना भी डाटा था वो रॉ फॉर्म में था। अब जब आपने रॉ फॉर्म के डाटा को आप प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि पहले डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाए और फिर इस डाटा के ऊपर एनालिसिस लगाया जाए, डाटा को एनालाइज़ किया जाए। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ मैथमेटिक्स, एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। जैसे कि हम लोगों ने जब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी जो है साइंस की एक फ़ील्ड है और साइंस की डिफरेंट अदर फील्ड्स हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था देयर इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद डिफरेंट अदर फील्ड, जिसे हम लोग इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। हमने देखा था कि बायोलॉजी की केमिस्ट्री के साथ भी रिलेशन है, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, फिर बायोफिज़िक्स है, बायोजियोग्राफी है। तो इसी तरह से बायोमैथमेटिक्स भी होती है। मैथमेटिक्स जो है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप फिज़िक्स में करते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री में करते हैं, चाहे आप बायो में कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथमेटिक्स जो है एक इंटेग्रल पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको जो दी थी, जिसमें आपको एनालिसिस और डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर थी, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा वो मैथ्स का रेशियो और प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसी तरह ये तो बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ थी, अगर आप हायर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाते हैं तो आपको इसी तरह ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके अंदर भी देयर इज़ द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स,
टू सेव बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसके अंदर मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर जैसे जीन फाइंडिंग हो गई, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैथमेटिक्स को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व ना किया जाए तो ये आप अपने रिजल्ट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है ये वो कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो कि बायोलॉजिकल डाटा को यू कैन से एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये था मेरा आज का लास्ट लेक्चर जो इस टॉपिक पे था, इस चैप्टर पे था, दैट वाज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो, इसके अंदर डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।